नमस्कार। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इन प्रश्नों में कितने जानते हैं, कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रिय दोस्तों, मैनपुरी एकेडमी चैनल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इतिहास से जुड़ी जानकारी जो सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आरबीआई, टीईटी इत्यादि के लिए उपयोगी है। भारतीय इतिहास के सभी सामान्य ज्ञान के सवाल जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। किसने भूमि मापने का पैमाना गज सिकंदरी का प्रचलन किया? ए. सिकंदर महान, बी. सिकंदर लोदी, सी. सिकंदर शाह सूर, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. सिकंदर लोदी। स्पष्टीकरण: सिकंदर लोदी ने ही भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गज सिकंदरी का प्रचलन करवाया जो 30 इंच का था। ये रहा दूसरा प्रश्न। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? ए. गयासुद्दीन तुगलक, बी. फिरोज तुगलक, सी. बलबन, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. गयासुद्दीन तुगलक। स्पष्टीकरण: गयासुद्दीन ने अमीरों की भूमि पुनः लौटा दी। उसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहर का निर्माण करवाने वाला गयासुद्दीन प्रथम सुल्तान था। ये रहा तीसरा प्रश्न। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? ए. इल्तुतमिश, बी. अलाउद्दीन खिलजी, सी. बलबन, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. अलाउद्दीन खिलजी। स्पष्टीकरण: अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। ये रहा चौथा प्रश्न। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? ए. सैयद वंश, बी. खिलजी वंश, सी. तुगलक वंश, डी. लोदी वंश। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. सैयद वंश। स्पष्टीकरण: सैयद वंश ने तैमूर के आक्रमण के बाद भारत पर शासन किया। तैमूर ने 1398 में तुगलक वंश के नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया। ये रहा पांचवा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? ए. तैमूर लंग, बी. नादिर शाह, सी. चंगेज खां, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. चंगेज खां। स्पष्टीकरण: चंगेज खां को ईश्वर का अभिशाप कहा जाता है, अर्थात इसे तैमूसिन के नाम से भी जाना जाता है। ये रहा छठवां प्रश्न। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? ए. बीजापुर, बी. रायचूर, सी. बेल्लारी, डी. गुलबर्गा। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. बेल्लारी। स्पष्टीकरण: हम्पी या हम्पे, जिसे हम्पी में स्मारकों के समूह के रूप में भी जाना जाता है, हम्पी बल्लारी जिले में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो अब विजयनगर जिला, पूर्व मध्य कर्नाटक, भारत में है। ये रहा सातवां प्रश्न। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी?
ए बंदरगाहों से आमदनी, बी भूराजस्व, सी मुद्रा प्रणाली, डी अधिशेष लगान। इस प्रश्न का सही जवाब है बी भूराजस्व। स्पष्टीकरण, विजयनगर में आय के मुख्य स्रोत राजसी भूमि से प्राप्त राजस्व, सरदारों द्वारा दिए जाने वाले कर तथा बंदरगाह और सीमा शुल्क थे। संपत्तियों, घरों और उद्योगों पर भी कर लगाया जाता था। इसके अलावा व्यावसायिक कर और न्यायिक जुर्माने से आय होती थी। ये रहा 8वां प्रश्न। इंकलाब का नारा किसने दिया? ए चंद्रशेखर आजाद, बी सुभाष चंद्र बोस, सी भगत सिंह, डी मोहम्मद इकबाल। इस प्रश्न का सही जवाब है सी भगत सिंह। स्पष्टीकरण, शहीद भगत सिंह और उनके सहयोगी बी.के. दत्त ने अप्रैल 1929 में यह नारा लगाया था। दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा पर बमबारी के बाद उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था। ये रहा 9वां प्रश्न। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। ए 1939 में, बी 1940 में, सी 1944 में, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए 1939 में। स्पष्टीकरण, मुक्ति दिवस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 22 दिसंबर 1939 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और अन्य द्वारा मनाया जाने वाला एक उत्सव दिवस था। ये रहा 10वां प्रश्न। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी जी.बी. कृपलानी, सी महात्मा गांधी, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी जी.बी. कृपलानी। स्पष्टीकरण, नेहरू और पटेल से संबंध ठीक न होने के बावजूद आचार्य कृपलानी भारत की आजादी के समय 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर चुने गए। ये रहा 11वां प्रश्न। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? ए महात्मा गांधी, बी सर साइरिल रेडक्लिफ, सी लॉरेंस, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी सर साइरिल रेडक्लिफ। स्पष्टीकरण, 17 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन के बाद रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा बन गई। सीमा का निर्धारण सर साइरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा किया गया था। ये रहा 12वां प्रश्न। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? ए 1935 में, बी 1940 में, सी 1912 में, डी 1955 में। इस प्रश्न का सही जवाब है सी 1912 में। स्पष्टीकरण, 22 मार्च 1912 को बंगाल, बिहार और उड़ीसा और असम कानून अधिनियम 1912 के माध्यम से बिहार और उड़ीसा अलग प्रांत के रूप में पृथक हो गए। 22 मार्च 1912 को इसे पृथक किया गया था, इसलिए 22 मार्च को बिहार के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये रहा 13वां प्रश्न। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? ए न्याय, बी शिक्षा, सी पुलिस प्रशासन, डी राजस्व प्रशासन। इस प्रश्न का सही जवाब है बी शिक्षा। स्पष्टीकरण, भारत सरकार ने 1917 में सैडलर आयोग की स्थापना की। यह कलकत्ता विश्वविद्यालय के सामने आने वाली समस्याओं का निरीक्षण करने और उन्हें सूचित करने के लिए किया गया था। ये रहा 14वां प्रश्न। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी?
ए. जॉन एडम्स, बी. डलहौजी, सी. वेलेस्ली, डी. हेस्टिंग्स। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. वेलेस्ली। स्पष्टीकरण: लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 में प्रेस सेंसरशिप एक्ट पारित किया ताकि फ्रांसीसियों को ऐसी अफवाहें फैलाने से रोका जा सके जिनसे भारतीयों के बीच ब्रिटिश प्रशासन की छवि को नुकसान पहुंच सकता था। ये रहा 15वां प्रश्न। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? ए. प्राथमिक शिक्षा, बी. उच्च शिक्षा, सी. बालिका शिक्षा, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. प्राथमिक शिक्षा। स्पष्टीकरण: हंटर कमीशन 1882 ने प्राथमिक शिक्षा पर अधिक जोर देने के साथ 1854 के प्रेषण का समर्थन किया। ये रहा 16वां प्रश्न। किसने कहा था, मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? ए. भगत सिंह, बी. बाल गंगाधर तिलक, सी. चंद्रशेखर आजाद, डी. लाला लाजपत राय। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. लाला लाजपत राय। ये रहा 17वां प्रश्न। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? ए. भारतीय कृषक वर्ग, बी. भारतीय महिलाएं, सी. भारतीय मजदूर वर्ग, डी. भारतीय दलित वर्ग। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. भारतीय दलित वर्ग। स्पष्टीकरण: पूना समझौता बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच दलित आरक्षित निर्वाचन सीटों के लेकर विवाद था, जिसे पूना समझौता 1932 नाम दिया गया, जो दलितों से संबंधित था। ये रहा 18वां प्रश्न। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? ए. J.M. सेनगुप्त, बी. बटुकेश्वर दत्त, सी. सूर्यसेन, डी. लक्ष्मी सहगल। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. सूर्यसेन। स्पष्टीकरण: स्वतंत्रता सेनानी सूर्यसेन के नेतृत्व में पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार पर छापा मारने का एक प्रयास था। उन्होंने जिन स्वयंसेवकों को इकट्ठा किया, वे राष्ट्रवादियों के एक क्रांतिकारी समूह का हिस्सा थे, जो अंग्रेजों से लड़ने के लिए बल प्रयोग में विश्वास करते थे। ये रहा 19वां प्रश्न। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? ए. किसान सभा, बी. कम्युनिस्ट पार्टी, सी. जस्टिस पार्टी, डी. सोशलिस्ट पार्टी। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. सोशलिस्ट पार्टी। स्पष्टीकरण: 1948 में उन्होंने कांग्रेस के समाजवादी दल का नेतृत्व किया और बाद में गांधीवादी दल के साथ मिलकर समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। ये रहा 20वां प्रश्न। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? ए. वल्लभ भाई पटेल, बी. सी. राजगोपालाचारी, सी. जवाहरलाल नेहरू, डी. राजेंद्र प्रसाद। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. जवाहरलाल नेहरू। स्पष्टीकरण: मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों अंतरिम सरकार का हिस्सा थे। जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के अध्यक्ष थे। ये रहा 21वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? ए. राम मोहन राय, बी. सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी. ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी. दयानंद सरस्वती। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. ईश्वर चंद्र विद्यासागर। स्पष्टीकरण: सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश
नामक एक साप्ताहिक अखबार के प्रकाशन का प्रस्ताव रखा, जिसका उद्देश्य मुख्यतः एक बधिर विद्वान को रोजगार प्रदान कराना था। अखबार का प्रकाशन 1858 में शुरू हो गया। ये रहा 22वां प्रश्न। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. महात्मा गांधी, सी. सरदार पटेल, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. सरदार पटेल। स्पष्टीकरण: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं में से एक सरदार पटेल कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में थे। उनका मानना था कि यह योजना भारत को एकता और स्थिरता बनाए रखते हुए स्वतंत्रता प्राप्त करने का रास्ता प्रदान करती है। ये रहा 23वां प्रश्न। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे? ए. C.N. मुदालियर, बी. C.R. रेड्डी, सी. के. रामकृष्ण पिल्ले, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. के. रामकृष्ण पिल्ले। स्पष्टीकरण: स्वदेशाभिमानी के रामकृष्ण पिल्ले 1878 से 1916 भारत के एक राष्ट्रवादी लेखक, पत्रकार, संपादक तथा राजनीतिक कार्यकर्ता थे। ये रहा 24वां प्रश्न। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? ए. लॉर्ड मिंटो, बी. लॉर्ड लिटन, सी. लॉर्ड कर्जन, डी. लॉर्ड रिपन। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. लॉर्ड रिपन। स्पष्टीकरण: वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बहुत बदनाम हुआ तथा इंग्लैंड में सत्ता परिवर्तन के बाद 1881 में लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया गया और 1876 वाले पुराने कानून को ही जारी रखा गया। ये रहा 25वां प्रश्न। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? ए. शक संवत, बी. विक्रम संवत, सी. कली संवत, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. शक संवत। स्पष्टीकरण: भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत कहलाता है। 1957 में भारत सरकार ने शक संवत को देश के राष्ट्रीय पंचांग के रूप में मान्यता प्रदान की थी। इसीलिए राजपत्र, गजट, आकाशवाणी और सरकारी कैलेंडरों में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ इसका भी प्रयोग किया जाता है। ये रहा 26वां प्रश्न। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ए. महात्मा गांधी, बी. राम मनोहर लोहिया, सी. विनोबा भावे, डी. जयप्रकाश नारायण। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. विनोबा भावे। स्पष्टीकरण: भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे द्वारा सन 1951 में आरंभ किया गया था। यह स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। ये रहा 27वां प्रश्न। लाखबख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? ए. अकबर, बी. कुतुबुद्दीन ऐबक, सी. बाबर, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. कुतुबुद्दीन ऐबक। स्पष्टीकरण: कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को बड़े पैमाने पर दान देने के कारण लाख बख्श या लाखों के दाता की उपाधि दी गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान और गुलाम राजवंश के संस्थापक थे। ये रहा 28वां प्रश्न। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? ए. गयासुद्दीन तुगलक, बी. फिरोज तुगलक, सी. मलिक तुगलक, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. गयासुद्दीन तुगलक। ये रहा 29वां प्रश्न।
पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? ए. कल्लर, बी. महिपाल, सी. वसुमित्र, डी. जयपाल। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. कल्लर। स्पष्टीकरण: हिंदू शाही वंश की स्थापना 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शाही वंश के राजा लगर्तुमान को एक ब्राह्मण मंत्री कल्लर ने गद्दी से उपदस्थ करके की। इसके विषय में कल्हण की राजतरंगिणी से जानकारी मिलती है। ये रहा 30वां प्रश्न। अलबेरुनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? ए. बलबन, बी. मोहम्मद बिन तुगलक, सी. अकबर, डी. महमूद गजनवी। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. महमूद गजनवी। स्पष्टीकरण: अलबरूनी महमूद गजनवी के समकालीन थे। खिव पर आक्रमण करने के बाद वह महमूद के संपर्क में आए और उन्हें कैदी के रूप में पेश किया गया था। अपनी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद में उन्होंने तत्कालीन भारत की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति का चित्रण किया। ये रहा 31वां प्रश्न। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों बटा मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? ए. फिरोज शाह तुगलक, बी. शेरशाह सूरी, सी. अलाउद्दीन खिलजी, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. अलाउद्दीन खिलजी। स्पष्टीकरण: अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने बाजार नियंत्रण नीति लागू की। इसके तहत उसने खाद्यान्न, कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तय की। ये रहा 32वां प्रश्न। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? ए. बलबन ने, बी. अलाउद्दीन खिलजी ने, सी. फिरोज शाह तुगलक ने, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. अलाउद्दीन खिलजी ने। स्पष्टीकरण: इस्लामी कानूनों के व्याख्याकार होने के नाते उलेमा ने सुल्तान की नीति को भी प्रभावित किया। केवल अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने राज्य के मामलों में उलेमाओं के हस्तक्षेप का कड़ा विरोध किया था। ये रहा 33वां प्रश्न। मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? ए. पंजाब के खोखर, बी. गजवानी, सी. करमाथी, डी. सोलंकी। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. पंजाब के खोखर। स्पष्टीकरण: 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी दोबारा भारत के अंदर आया। इस बार खोखर, जाट नामक एक समुदाय के साथ संघर्ष हुआ। 15 मार्च 1206 ईस्वी को कुछ शिया विद्रोहियों और हिंदू खोखरों ने सिंधु नदी के किनारे दम्यक नामक स्थान में उसकी हत्या कर दी। गौरी के शव को गजनी ले जाकर उसकी राजधानी में दफना दिया गया। ये रहा 34वां प्रश्न। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? ए. शेरशाह सूरी, बी. नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, सी. अलाउद्दीन खलजी, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। स्पष्टीकरण: तैमूरलंग 14वीं शताब्दी का एक शासक था जिसने तैमूरी राजवंश की स्थापना की थी। तैमूर ने 1398 में उत्तरी भारत पर आक्रमण किया था। उस समय दिल्ली का शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था जो तुगलक वंश का एक कमजोर शासक था। तैमूर ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से एक विशाल धनराशि लूटी। ये रहा 35वां प्रश्न। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? ए. अवधी, बी. ब्रजभाषा, सी. भोजपुरी, डी. खड़ी बोली। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. खड़ी बोली।
स्पष्टीकरण। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई है। इन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। प्रिय दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अंत तक देखें। वीडियो पसंद हो तो लाइक शेयर भी करें। धन्यवाद।